हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 कौन सा है? वाटर। व्हेन यू थिंक व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? मतलब ये कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं पानी के बारे में। पानी का इमेज जो है बोलते ही आपके दिमाग में कौन सा इमेज बनता है, ठीक है। तो आप सोचोगे जो नदी में पानी बह रहा है, वाटरफॉल में पानी बह रहा है, ठीक है, बारिश गिर रहा है, नल में पानी आ रहा है, ये सब चीज़ ही आप सोचोगे। जो बच्चे होते हैं वो पेपर बोट चलाना पसंद करते हैं, वो पानी के बहाव में, ठीक। द सन द सन्स हीट कॉजेज एवोपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लिट। मतलब ये कह रहा है कि जो सन होता है उसका जो गर्मी होता है वो पानी को एवोपरेट कर देता है। अब यही वाटर वेपर जो है ऊपर जाता है और ठंडा होके वापस से ज़मीन में गिरता है पानी और स्नो के फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं, जो पानी था ज़मीन में वो एवोपरेट हुआ, फिर ठंडा हुआ, कंडेंसेट हुआ, फिर वो पानी बन के नीचे गिर गया, फिर वही चीज़ ऐसा सर्कल हुए जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे। द वाटर यूज्ड टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोट डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर एगो। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारा जो अर्थ है ना वो एक टेरेरियम के जैसा है, ठीक है। मतलब इसमें जो पानी है वो पानी अभी तक है, बस यही है कि जैसे जो पानी आज शायद हरियाणा में है वो शायद कई साल पहले अमेजन रिवर में था, ठीक है। तो पानी जो है कहीं नहीं जाता, पानी बस घूमता रहता है एक जगह से दूसरा जगह, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर। मतलब ये कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो कौन कौन सा है? नदी है, तालाब है, ग्लेशियर है ना। और जो ओशियन बॉडीज है जैसे कि समुद्र है वो खारा पानी है उसमें। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सैलाइन एज इट कंटेन large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride and a common salt table that you eat. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो समुद्र में जो इतना सारा पानी है वो पूरा खारा है, और उसके खारा होने का जो कारण है वो ये है कि उसमें सॉल्ट है जो कि सोडियम क्लोराइड है, और जो नॉर्मल सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते हैं ना, वही सॉल्ट है जो उस समुद्र के पानी में मिला हुआ है और उस पानी को खारा किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वी ऑल नो दैट 3/4 of Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? Is is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पानी है ना, तो पृथ्वी में जितना भी पानी है उसमें से पानी जो है कैसे बटा हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है, वो चीज़ बताता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आप नीचे देख रहे हैं इस तरीके से जो पानी है वो बटा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओशियन में 97.3% है जो कि पूरा का पूरा सैलाइन वाटर है, खारा पानी है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा खुचा जो साफ़ सुथरा पानी है वो इस तरह के फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर लेक्स है, इनलैंड सी या सॉल्ट लेक्स में है, एटमॉस्फेयर्स मतलब जो हवा में है नमी के रूप में, रिवर्स में है। तो देख सकते हैं ये कितने परसेंटेज में है, तो ये सारा फ्रेश वाटर है ना। तो आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर कितना कम है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई सिंपल एक्टिविटी, ठीक है। ये सिंपल से एक्टिविटी, इसको आप देख लेना, इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है, इसको आगे और पढ़ते हैं, ठीक। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारे जीवन के लिए पानी बहुत बहुमूल्य है। जब हमको प्यास लगता है तो पानी ही हम पीते हैं,
तो आप सोच सकते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना यूज़फुल चीज़ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम अब जो ये पानी है, क्या हम इसका केयरफुली यूज़ कर रहे हैं इस रिसोर्स का? तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ के आर्टिकल्स है जिसमें दिखाया है कि कैसे जो है पानी गंदे हो रहे हैं, वेस्ट हुआ जा रहा है ज़बरदस्ती का। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स मत पढ़िए, आपको जो न्यूज़पेपर में आएगा ना, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, उसको नोट करिएगा। ठीक है, अब जानते हैं ओशियन सर्कुलेशन के बारे में। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सी शोर, the wet sand on the beach, the cool breeze and the seabirds, the smell of the salt in the air and the music of waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keep moving continuously. It is never still. The movement that occurs in the ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents. मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि समुद्र का जो है आवाज़ आता रहता है। ठीक है, तो वो जो समुद्र में जो आवाज़ आ रहा है उसके पीछे जो कारण है वो है कि जो ओशियन वाटर है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। जबकि आप तालाब में या किसी झील में जाएंगे तो वहाँ आपको आवाज़ या उसमें लहर सा नहीं नज़र नहीं आएगा, वो काम रहता है, एकदम शांत रहता है। ठीक है, तो ये जो ओशियन में जो मूवमेंट हो रहा है ये किस किस वजह से होता है? तो ओशियन में मूवमेंट जो है 3 वजह से होता है, 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है वेव, दूसरा है टाइड, तीसरा है करंट। अब ये वेव क्या होता है, टाइड क्या होता है, करंट क्या होता है, इसको जानते हैं। वेव्स क्या है? व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन अ बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस? इट इज फन टू वॉच how the ball get washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लहर होता है ना, पानी में देखा होगा आपने, जो लहर आता है ना उसे ही हम वेव्स कहते हैं। अगर आप उसमें बॉल फेंक दोगे ना तो जो लहर है उस बॉल को आपके किनारे तक में पहुंचा देगा, तो ये होता है वेव्स। ये और वेव्स जो है एक के बाद एक आते जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। दिस में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। एज ए रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी that may be high as 15 meter is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meter height. These waves travel speed more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. मतलब ये कहा जा रहा है कि जब बाढ़ आया था, है ना, स्टॉर्म आया था, चक्रवात आया था, तो उस समय पे ये जो हवा का जो बहाव था वो होता है, हवा का जो बहाव होता है वो बहुत स्पीड में होता है ना। जब भी चक्रवात आता है या तूफान आता है तो हवा का स्पीड जो होता है वो बहुत तेज होता है। अब ये तेज हवा का जो स्पीड है ना वो क्या करता है कि आपका जो ये वेव्स है ना इसको भी बहुत बड़ा बड़ा बनाने लग जाता है। तो ह्यूज वेव अगर आ रहा है तो हवा भी तेज चल रहा होगा, इस वजह से ह्यूज वेव आ रहा है। ठीक है, छोटा छोटा वेव चल रहा है तो उसका मतलब है कि हवा ज़्यादा तेज नहीं है। अब ये जो ह्यूज वेव्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। अब ये जो ह्यूज वेव है कब पैदा होते हैं? जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या अंडर वाटर कभी लैंडस्लाइड हो गया, तब इस तरह के जो लार्ज जो बॉडी ऑफ वाटर है वो मूव करता है ना। तो यही जो ह्यूज टाइडल वेव जो होता है बड़ा बड़ा सा, इसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर में कभी भूकंप आ गया, या जो प्लेट है ना, ओशियनिक फ्लोर है वो खसक गया, उसके वजह से भूकंप आ गया। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना, लावा फूट रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे लहर आ गया। तो लहर ये जो उठा है ना, और ये बड़ा बड़ा जब वेव्स जो ये इस पार आ रहा है, तट के किनारे जो आ रहा है ना, बीच के किनारे आ रहा है, तो ये जो बड़ा बड़ा वेव्स है इसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसका हाइट जो होता है लगभग 15 मीटर तक होता है। अभी तक जो सबसे लार्जेस्ट सुनामी अभी तक मेज़र किया गया उसका हाइट जो है 150 मीटर का हाइट हुआ है ना। और ये किस स्पीड से समुद्र के किनारे तक पहुंचता है? वो है 7000 किलोमीटर पर घंटे। मतलब 1 घंटे में 7000 किलोमीटर का रास्ता जो है तय कर लेता है। आपने 2004 में जो इंडिया में जो वाइड स्प्रेड सुनामी आया होगा उसे तो सुना ही होगा। तो उस समय पे जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो पूरी तरह से उस सुनामी में डूब गया था। अब ये सुनामी को लेके कुछ कुछ न्यूज़ हैं, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। बाकी तो समझ में आ गया कि सुनामी क्या है, कैसे आता है। ठीक है, अब जानते हैं टाइड्स के बारे में।
द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड. इट इज हाई टाइड when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water fall to its lowest level and recedes from the shore. मतलब समझ रहे, टाइड्स क्या होता है, हाई टाइड लो टाइड क्या होता है, एक ही दिन में 2 बार होता है ये, है ना. एक बार जब आपका जो समुद्र का लेवल है, ये जैसे बीच हो गया, है ना, और यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है, समुद्र का लेवल, तो ये समझ लीजिए बीच का लेवल जो है अभी गिरा हुआ है, तो ये क्या होगा, लो टाइड होगा. यही क्या हो जाता है, इतना ऊपर तक आ जाता है तो ये हो जाता है हाई टाइड. और ये ऐसा जो होता है ये 2 बार होता है एक दिन में, है ना. एक बार लो टाइड आएगा, एक बार 24 घंटे में, फिर एक बार हाई टाइड आएगा, ठीक है. ट्वाइस इन अ डे, 2 बार होता है, ठीक है. अब ये जो हाई टाइड है, लो टाइड है, इसको और जानते हैं. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज द टाइड. तो ये जो अर्थ में जो टाइड आता है ना, ये मून के ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, मून का जो गुरुत्वाकर्षण है और ये जो सन है उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके वजह से अर्थ में जो है टाइड आता है. अब ये जो टाइड है इसमें भी 2 तरह का टाइड होता है. एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है ये वाला नीचे हो गया स्प्रिंग टाइड और ये वाला हो गया नीप टाइड, ठीक है. अब ये नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होता है, देखिए स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब आपका सन, मून, है ना, और अर्थ एक ही लाइन में हो. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही लाइन में है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही लाइन में है. तो इस समय पे जो टाइड बनेगा ना अर्थ में, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हाई टाइड होगा और हाईएस्ट लो टाइड भी होगा, ठीक है. तो ये एक डायरेक्शन में एक ही लाइन में जब रहते हैं ना तीनों के तीनों, सन, अर्थ और मून, और उस समय पे जो टाइड बनता है उसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं. और इस समय पे जो हाई टाइड और लो टाइड होता है ना, वो नॉर्मल दिनों से हाईएस्ट हाई टाइड होता है और इसका लो टाइड भी जो होता है ना, वो भी हाईएस्ट लो टाइड होता है बाकी दिनों के कंपेयर में. अब जानते हैं नीप टाइड के बारे में. ये क्या होता है नीप टाइड जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे तो लिखा था, स्प्रिंग टाइड होगा ना, स्प्रिंग टाइड तो हमने पढ़ लिया. और अर्थ क्लोजर पुल्ड द सरफेस सेम लाइन हाईएस्ट पॉइंट, नीप टाइड. हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर. अब ये जो मून है जब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहता है तो इस डायरेक्शन में रहता है, देख सकते हैं आप 90 डिग्री में. सन, अर्थ और मून देख रहे हैं आप 90 डिग्री में, एक लाइन में नहीं है. तो इससे क्या होता है, इसके वजह से जो टाइड पैदा होंगे, है ना, क्योंकि इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो पड़ रहा होगा, तो इन दोनों के इस पोजीशन में होने की वजह से जो अर्थ में जो टाइड जनरेट होंगे उन्हें हम कहेंगे नीप टाइड. समझ रहे, इस पोजीशन में जो होगा टाइड पैदा उसे नीप टाइड कहेंगे और इस पोजीशन में जो टाइड पैदा होगा उसे हम कहेंगे स्प्रिंग टाइड. समझ में आया. हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स. दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली, है ना. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हाई टाइड जो होता है वो नेविगेशन के लिए मदद होता है. इससे क्या होता है, वाटर का जो लेवल होता है शोर में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है हार्बर में जो जहाज है वो आसानी से आ जा पाते हैं, ठीक है. और यही जो हाई टाइड है ये फिशिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है. मैनी मोर फिश कम टू क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड. ठीक है, जब हाई टाइड होता है तो समुद्र क्या बोलते हैं बीच के किनारे आ जाते हैं बहुत सारे मछली, ये कह रहे हैं. तो इससे क्या होता है जो फिशरमैन है उनको बहुत सारा क्या बोलते हैं मछली मिलता है. और यही जो राइस और फॉल हो रहा है टाइड का, हाई टाइड लो टाइड हो रहा है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है. तो समझ में आ गया टाइड क्या होता है और टाइड कैसे जनरेट होता है और कौन कौन सा टाइप का होता है. अब जानते हैं ओशियन करंट क्या होता है. ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन. द ओशियन करंट मे बी वार्म और कोल्ड. Generally, the warm ocean current originate near the equator and move toward the pole. The cold current carry water from the pole and higher latitude or tropical or lower latitude. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन कौन से, जैसे लेब्राडोर ओशियन करंट कौन सा है, कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ओशियन करंट क्या होता है कि ये एक पानी का जो है बहाव है, ठीक है, जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहता है, ठीक. और ये जो बहाव है ये गर्म या ठंडा होता है, ठीक है, इसलिए से हम कोल्ड करंट या वार्म करंट कहते हैं, है ना. अगर वो गर्म है तो वो वार्म करंट कहलाएगा, कोल्ड है ठंडा है तो कोल्ड करंट कहलाएगा, है ना. और ये जो वार्म करंट जो जनरेट होता है या कोल्ड करंट जो जनरेट होता है वो कहाँ कहाँ पे जनरेट होता है, तो इक्वेटर में, है ना. अर्थ का जो इक्वेटर है जहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे हॉट करंट पैदा होता है ना. अब वो मूव करता है किधर की ओर,
क्या बोलते हैं, हाई लेटीट्यूड की ओर, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, ठीक है। और वहाँ पे जो कोल्ड करंट रहता है, ठंडा पानी रहता है, वहाँ पे ठंडा करंट या कोल्ड करंट क्यों रहता है, वो रहता है क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो जो कोल्ड करंट है वो आता है पोल से इक्वेटर की तरफ, है ना, मतलब ये पोल है और ये इक्वेटर है, तो जो कोल्ड करंट है वो पोल से इक्वेटर की ओर आता है, और जो हॉट करंट है वो इक्वेटर से पोल की ओर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉट करंट और कोल्ड करंट। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ना हो सके तो कई बार देखना, कई बार समझ लेना। इससे ना क्या होता है कि ये एग्जाम में ये पूछ सकता है बहुत बार कि जैसे कि बोल दिया कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये कौन सा करंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम कौन सा है, कहाँ पे है, बहता है ना। जैसे कि ये ब्राजीलियन करंट है, ठीक है, वैसे ही हमबोल्ट या पेरू करंट है, वो कौन सा करंट है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, वो हॉट है कि कोल्ड है। तो ये जो डायग्राम है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाल लाल निशान दिखा रहा है ये वार्म करंट है, मतलब गर्म पानी का धारा है, ठीक है, जो कि इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, ठीक है। वैसे ही जो कोल्ड करंट है, ये देख रहे हैं, यह नीला नीला कलर का जो एरो है ये कोल्ड करंट है, जो कि पोल से इक्वेटर की ओर जा रहा है ना, पोल से इक्वेटर की ओर जा रहा है, देख रहे हैं कोल्ड करंट। तो इन सब को नाम सहित याद कर लो आप कि कहाँ कहाँ पे, जैसे कि अलास्का करंट कोल्ड करंट है कि हॉट करंट, कैलिफोर्निया करंट क्या है, ठीक है। इन सभी नाम को याद रखना, जैसे ये ओहासियो है ना, या वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक, फिर अगुइलस करंट। तो ये सारे करंट्स को आप याद रख लेना। इसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ओशियन करंट को लेके, किसी एक मतलब 10 मिनट का 15 मिनट का बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी ये डायग्राम में कोई एकदम खास चीज़ नहीं है, बस एरो को आप समझ लीजिए, लाल मतलब हॉट करंट, नीला मतलब कोल्ड करंट, और कौन सा करंट कहाँ से कहाँ, कौन कौन से नाम का करंट कहाँ पे है, और वो हॉट है कि कोल्ड है वो बस जान लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। बस इसमें और कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं था इस चैप्टर में, तो समझ में आ गया। क्या बोलते हैं, पानी का जो बहाव है, जो होता है फ्लो, वो किस किस वजह से होता है, टाइड की वजह से, वेव्स की वजह से, और ओशन करंट की वजह से। और ओशन करंट कैसे कैसे होते हैं, ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा होगा। इसी ओशन करंट को क्या है, हम आगे वाले जो क्लास है उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।